And good morning, all of you. Welcome to the Alvayas Academy Raftar Weekly Current Affairs series. And in this particular video, we shall be covering the current affairs from 9 to 15th of May. अब हम इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, बड़े हॉलिस्टिकली और बड़े क्रिस्प करंट अफेयर्स बनाते हैं आप लोगों के लिए. तो प्लीज़ इसको देखिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड वी आर वेरी सून लॉन्चिंग अ मेन टेस्ट सीरीज़. खास बात यह है कि इट विल बी दी फर्स्ट लाइव आंसर राइटिंग सीरीज़. So let's begin. First we'll begin with the polity and international relations section. अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी 34 जजेस सारे अपॉइंट हो गए हैं. मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 ही है, 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस 10. अभी के अभी जब JB पार्डीवाला एंड सुधांशु धुलिया. नाउ सुधांशु धुलिया इज़ द ब्रदर ऑफ द फिल्म मेकर तिग्मांशु धुलिया. जस्ट फॉर अ ब्रीफ फैक्ट. ठीक है, इन दोनों एंड JB पार्डीवाला अ वेरी एमिनेंट जज. इन फैक्ट आई हैव सीन हिम इन अ वेरी हम्बल पर्सन एंड ही वाज फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट. एंड मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सुधांशु धुलिया वाज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट. और गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ा जुरिडिक्शन है, ये हमेशा याद रखना. देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ हैविंग द 34 the maximum number it can have. अब constitutional provision related to it देख लेते हैं. constitutional provision देख लेते हैं. Now as per article 124(1) that is of the Constitution of India, Parliament by law prescribe the strength of the Supreme Court. Thus the power to determine the strength of the Supreme Court lies with the Parliament. And how they are appointed, now there is something called as collegium system. तो the transfer of the judges of the high court या सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट या सुप्रीम कोर्ट की तो ट्रांसफ़र होंगे नहीं, बट हाई कोर्ट में जो वेरियस ट्रांसफ़र होने या अपॉइंटमेंट होने वो इस कोलिजियम के द्वारा ही किए जाते हैं, CGI के द्वारा. अब कोलिजियम सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अभी जो कोलिजियम है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कोलिजियम कंसिस्ट करता है जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. और जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो 3 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट विच मे इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट इफ़ द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट फॉर द चीफ जस्टिस. तो 3 हाई कोर्ट के जजेस प्लस CGI ये जो है फॉर हाई कोर्ट के लिए कोलिजियम करते हैं, और 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस CGI सुप्रीम कोर्ट के लिए. इनफैक्ट इसमें CGI हाई कोर्ट के लिए CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट भी बैठते हैं. ठीक है. 10 एवोल्यूशन देख लेते हैं कोलिजियम सिस्टम का. सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस आया 1982 में. उसने कहा कि या जो सुप्रीम कोर्ट बात कहता है गवर्नमेंट को वो बस व्यू पॉइंट है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी सरकार की मर्जी है. वो बाउंडेड नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कंसल्ट किया या जो उन्होंने आइडिया दिया. सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया देखिए ऐसा है कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, मतलब आपने हमारे से वो किया, हमने जो आपको नाम दिया आपको मानना ही पड़ेगा, वैसे किया. क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग अलग रखा जाए. अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होंगे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है. ठीक है. फिर थर्ड जजेस केस में कहा गया कि ठीक है, और सेकंड जजेस में ये हुआ कि कंकरेंस है, और सुप्रीम उस टाइम क्या होता था CG जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वही अपना ओपिनियन देते थे. बाद में थर्ड जजेस केस में बोला गया कि नहीं ये कंकरेंस तो रहेगा ही, बट ठीक है प्लूरैलिटी होनी चाहिए जजेस में, तो उस कोलिजियम को बढ़ा दिया गया, जैसे 4 जजेस 2 जजेस हाई कोर्ट के लिए ऐसे कर दिया गया. तो दिस इज़ हाउ द इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम हैज़ टेकन प्लेस. नाउ प्रेसिडेंशियल पोल 2022. अब इस साल जो है आप सभी को पता है कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होने हैं. अभी क्या है कि वोट काउंट होता है, हर वोट की एक वैल्यू होती है. MLA के वोट की वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे, और MP के वोट की एक वैल्यू होती है. अभी क्या हो गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जिस कारण जो वैल्यू है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की दैट हैज़ कम डाउन. नाउ हाउ आर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डन विल जस्ट सी इन अ ब्रीफ. इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, कुछ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है कि जिसे ज़्यादा वोट पड़ गए वो वही जीत जाएगा. एक ऐसा बैलेट होता है, उसमें नाम लिखे होते हैं और आदमी अपनी प्रेफरेंस 1 2 3 करके ऐसे करके मार्क करता है. ठीक है. प्रोसीजर क्या है, पहले नॉमिनेशन होगा. नॉमिनेशन के लिए आपको 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर लगेंगे.
एंड इलेक्टर कैनॉट प्रपोज और सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। तो ये जो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर है, ऐसा नहीं कि मेरे को भी कर दिया आपको भी कर दिया, एक आदमी, ये 50 जो है एक ही आदमी को करेंगे। फिर वोटिंग मेथड जो है, इसमें जो है सारे मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड members of parliament of Lok Sabha and Rajya Sabha, nominated members of Rajya Sabha does not vote for the president, always remember, but the irony is they vote for the removal of the president। जब president को अगर impeachment हो रहा है president के खिलाफ, तो उनको remove करने के लिए जो वोटिंग होगी उसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर वोट करेंगे, बट जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग होगी उसमें नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं। दस द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, तो वी कैन से दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा। और ये नॉमिनेटेड मेंबर जो है वोट नहीं करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं आपको बता दिया ऐसा वोट होता है, ठीक है। और पहले एक बार वोटिंग होती है, गिने जाते हैं, फिर ऐसे डिवाइड बाई 2 + 1, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स डिवाइड बाई 2 + 1 की ज़रूरत होती है। जब इतना ही अचीव हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है जीत जाता है, ठीक है। अब वैल्यू क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट्स के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके एमएलए के जो वोट की वैल्यू है वो स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एमएलए की वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो वोट वैल्यू है किसी एमएलए की वो वही की है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की 208 है, उत्तराखंड की 64 है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र की 175 है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अच्छी है, देन पंजाब की 116 है। ऐसे ही जो है हर स्टेट के लिए अलग अलग वेरी करती है, बट जो एमपीज़ होते हैं उनकी जो वोट वैल्यू होती है वो सेम होती है। अभी हुआ क्या है कि अभी तक 708 थी, ठीक है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली ना होने की वजह से वो 700 हो गई है। और जब 1997 में ही ये 708 फिक्स कर दिया गया था, अभी तक ये फिक्स है। 1997 में फिक्स किया गया था, ये अभी तक 708 ही फिक्स है। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वैल्यू थी वो 494 थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। नाउ Supreme Court has recently highlighted that the State Election Commission cannot skip its constitutional obligation। तो ये constitutional obligation है। देखो ऐसी ऐसी चीज़ ना बड़े आप ध्यान से पढ़ा करो। skip its constitutional obligation to conduct polls to local body in every 5 years। तो State Election Commission आप सभी को पता है कि जो local bodies होती हैं, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये वो, जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई हैं, उनके लिए आपको इलेक्शन कराने के लिए उनको बनाया गया आता है ना। उनकी ड्यूटी यही है कि वो सब इलेक्शन कराएं पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी में। ये आर्टिकल 243 और 243 के एंड 243 ZA में मेंशन है। एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसकी जो क्या होता है वो जज, जो हाई कोर्ट के जज, उस जज होते हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके बराबर माना जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। सैलरी और अलाउंस भी उसको वैसे ही मिलते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन मैनर और ऑन द ग्राउंड एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट को हटाया जाता है ऑफिस से, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जब आप लोग IAS बनेंगे और आपको कुछ लफड़ा होगा तो आप लोग सबसे पहले यहीं जाएंगे। तो कैट सब आपको पता है 323A में बनाई जाती है। आर्टिकल 3238 ट्राइब्यूनल्स जो चैप्टर ऐड किया गया था उसमें आर्टिकल 323A के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाई गई। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है अभी उसमें ह्यूज वैकेंसी चल रही है, हर जगह चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल अपनी पावर जो इस्तेमाल करी आर्टिकल 142(1) में। अब आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है, वो उसको कुछ भी करने की पावर करता है। इस आर्टिकल को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? इट अलाउज सुप्रीम कोर्ट टू पास डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। और वो इस कंप्लीट जस्टिस और देने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैट के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया 323A में मैंशनड है। ये इसमें जो है नॉर्मल प्रोसीजर लॉ जैसे CPC फॉलो नहीं होता है। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना।
ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, लेट, और मतलब जैसे लेट द अदर पार्टी बी हर्ड, है ना, ये सब 3-4 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं. नाउ फॉर adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public service and post in connection with the affairs of the union or other authorities under the control of the government, तो ये इसका एम्बिट है. इन सब के से जो रिलेटेड मैटर्स हैं कैट देखेगा. नाउ सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ pardoning power. Now, Supreme Court disagreed with the central government suggestion that the court should wait till the president took a call on Rajiv Gandhi assassination case, convict AG Panir Villan's mercy plea referred to him by Tamil Nadu government for a decision. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्डनिंग पावर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास ही है, हम भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, हम भी बॉस हैं. तो एक उन्होंने काउंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोग रुको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है. तो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर या जो उसकी वेरियस पावर्स हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, आर्टिकल 72 में मैंशनड है प्रेसिडेंट की, तो और आर्टिकल 161 में मैंशनड है गवर्नर की. नाउ आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, दैट इज द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोर्ट मार्शल्स, अब कोर्ट मार्शल में जो सज़ा मिलेगी उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकता. यूनियन लॉ के अंतर्गत आपको कोई सज़ा मिली तो उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है. एंड सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जब डेथ सेंटेंस मिलती है तो उसमें भी गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, उसमें जो है प्रेसिडेंट ही कुछ कर सकते हैं. नाउ पार्डनिंग पावर इतनी ज़्यादा है प्रेसिडेंट की, वो पूरी सेंटेंस ही हटा सकते हैं. ठीक है, और कम्प्लीटली उसको कन्विक्ट जो उसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं. जैसे कम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना. रेमिशन कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है सेंटेंस का, लेकिन कैरेक्टर वही रहता है. तो अगर जैसे 5 साल की आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल रही है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगी रेमिशन में, बट वो 3 साल की हो जाएगी. रिस्पाइट दिया जाता है, रिस्पाइट मतलब कभी भी एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन या फिजिकल कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट इज़ नॉट गुड और द मेंटल स्टेट ऑफ द कन्विक्ट इज़ नॉट गुड, तो ओरिजिनली जो अवॉइड सेंटेंस होती है उससे एक लेसर सेंटेंस से उसको रिस्पाइट दे दी जाती है. रिप्राइव होता है कि कुछ समय के लिए टाला जाता है, सिर्फ कुछ समय के लिए टाला जाता है जो आपको सेंटेंस मिली. जैसे डेथ सेंटेंस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं या राइट्स होती हैं, तो उसको आप यूज़ कर लें, उसके लिए रिप्राइव दे दी जाती है. नाउ आर्टिकल 161 में गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के पास जो पावर है वो स्टेट लॉ तक एक्सटेंड करती है. अगर किसी आदमी को स्टेट लॉ के अंतर्गत कन्विक्ट या अक्यूज है वो, तो गवर्नर जो है जो माफ़ी देगा उसको उसी लिमिट तक देगा, उसी लॉस के लिए देगा. ठीक है, दो एस्पेक्ट हैं यहाँ पे कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट से अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है. तो वो मतलब आपको बोलेगा ठीक है इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो डेथ सेंटेंस को, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकता. ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स कोर्ट मार्शल या कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं उन पे भी पावर एक्सटेंड करता है, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया. बट गवर्नर कैन नॉट, गवर्नर की कोई पावर नहीं है. Of course, governor can also grant pardon, reprieve, respites and revisions of the punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against a state law. Then Bombay High Court grants anticipatory bail to trans person booked for sedition. सबसे बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है. ट्रांजिट बेल क्या होती है? ट्रांजिट बेल होती है कि मान लिया मेरे खिलाफ एक केस दायर हुआ बिहार में, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में. ठीक है, अब क्या है कि बिहार में मेरे को एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है कि आपको 494 CRPC में दी जाती है, शायद सेक्शन मेरे को एकदम याद नहीं है, और या 434, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, विल टेल यू इन कमेंट बॉक्स. तो अब मेरे को बिहार पहुंचने में टाइम लगेगा. अब मेरे को ये अप्रीहेंशन है कि भैया मेरे को पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो मैं क्या करूँगा, महाराष्ट्र के किसी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाऊँगा. मैं बोलूँगा आप मेरे को ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दे दो. ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है कि टेम्पररी आपकी रोक लग जाएगी अरेस्ट पे, कि आप
बिहार जो सेशन कोर्ट ऑफ बिहार है, द सेशन कोर्ट इन बिहार और दी हाई कोर्ट ऑफ बिहार में आप अपनी अर्जी लगा सकें बेल की, तो उसी को ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। सीआरपीसी में कहीं भी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल है, लेकिन ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कहीं नहीं है। नाउ यूएस प्रपोजेस पिक एंड चूज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब आपको पता ही कि इंडिया एक वाइटल पार्टनर है, तो उन्होंने एक आईपीएफ क्रिएट किया। उसमें बोला कि हम 4 पिलर बनाएंगे, 4 पिलर वर्क करेंगे। दैट इज़ फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे, डीकार्बनाइजेशन क्लीन एनर्जी पे वर्क करेंगे, टैक्स एंड एंटी करप्शन पे वर्क करेंगे। अब चाइना का जो BRI है उसके अपोजिट ये बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक सेक्शन, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब क्या हुआ कि चाइना कुछ ऑप्टिकल फाइबर चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया से ऐसा आ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को शक हुआ कि भैया ये तो डंप किया जा रहा है, तो इसको जो है चेक किया जाए। ना एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब सरकार को संदेह हो जाए कि भैया हमारे यहाँ मान लिया 10 रुपये रेट चल रहा है स्टील का या कोई भी एक्स कमोडिटी का, बाहर से वो आ रहा है 8 रुपये में, वो माल जो बाहर से आ रहा है वो 8 रुपये में बिक रहा है, तो क्या हुआ, जो डोमेस्टिक सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर उनको तो लॉस होगा ना। तो उसको, जैसे ये काम अभी स्टील इंडस्ट्री में हुआ था चाइना के द्वारा, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि मान लिया इसको हमने 3 रुपये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई तो 11 रुपये का हो गया, तो अब ये या 2 रुपये लगा दी तो ये 10 रुपये हो गया। तो नाउ इट इज़ कम्पिटिटिव विद द डोमेस्टिक मार्केट। दस इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है imposed by a domestic government on foreign imports if it believes it is priced below fair market value, या फिर डंप किया जा रहा है माल, मान लिया कहीं ज़्यादा पैदावार होगी उसको जो है किसी दूसरी कंट्री में डंप किया जा रहा है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, दैट इज DGTR, एज द इन्वेस्टिगेशन आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, कैरी आउट द एंटी डंपिंग प्रोव जो है DGTR, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आर्म है, डायरेक्टरेट है। इनफैक्ट DGTR का डायरेक्टरेट शायद दिल्ली में ही है, ये चेक करता है, उसके रीजनल ऑफिस भी हैं बहुत सारा। नाउ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स RBI रेमिट ओवर NBFC, सेज स्टेट लॉज वोंट अप्लाई। अब क्या हुआ कि देखो एक टसल चलती रहती है सेंट्रल स्टेट की, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया भैया NBFC में जो RBI एक्ट है, अगर उसके अंदर कोई लॉ बनाया गया है तो वो प्रिवेल करेगा, अगर स्टेट ने कोई लॉ बना भी दिया तो वो द RBI एक्ट विल प्रिपेल ओवर द स्टेट एक्ट, दैट्स इट व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ सेट। नाउ NBFC क्या होता है? रजिस्टर्ड एंटिटीज़ होती हैं कंप्लेंट्स एक्ट के अंदर। बैंक नहीं होता है प्रॉपर, लेकिन बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विस देती हैं, उनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है, वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं। और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की, वो NBFC के डिपॉजिटर्स को अवेलेबल नहीं है। नाउ इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखा गया कि 48% ऑफ द बर्ड स्पीशीज आर डिक्लाइनिंग ग्लोबली और 50% ऑफ द बर्ड स्पीशीज इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। दैट्स अ वेरी सैड स्टेट एंड दैट्स वाई वी से दैट वी शुड ऑलवेज बी सस्टेनेबल इन आवर बिहेवियर, हैव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लिव सस्टेनेबली एंड विद क्लाइमेट। और हमें नेचर के साथ ही रहना है, तभी हम रह पाएंगे, हम नेचर के अगेंस्ट जाके नहीं रह सकते। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स रिपोर्ट कह रही है, जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रिलीज़ करता है ना। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है कि इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप है, और ये जो है रेड लिस्ट भी प्रिपेयर करता है बर्ड्स की। इस बार क्या हुआ है कि 2 बर्ड्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया। एक थी मलियो मैक्रोसिफेलॉन मिलियो एंड एक थी वियतनामीज क्रेस्टेड आगस रेनिनार्डिया ओसिलेटा। तो ये जो 2 बर्ड थी, इसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ऐड किया गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ बर्ड्स, ऑफ कोर्स IUCN की लिस्ट में भी उसको ऐड किया गया। नाउ साइंटिस्ट ने जो है पहली बार मून की सॉइल, जिसको रेगुलेट बोलते हैं, उस पर जो है प्लांट उगाया है। प्लांट था अराबी बी डोफिसिस थिलियाना, ठीक है, ये नेटिव है यूरेशिया का एंड अफ्रीका का। अपोलो जब मिशन चला करते थे, तब उस टाइम के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो इस सॉइल को लेके आए थे। लेसर फ्लोरिकान भी न्यूज़ में थी। लेसर फ्लोरिकान न्यूज़ में क्यों थी? उसको खैरमर भी बोलते हैं। बस्टर्ड एक टाइप की चिड़िया है, एंडेमिक है इंडिया को, मतलब इंडिया में ही पाई जाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। अभी 15th सेशन हुआ COP15 किसका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन
टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। अब 1992 में मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि 3 वो हुए, FCCC क्लाइमेट चेंज, CCD और CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो 2015 की थीम क्या थी? ये हुआ कहाँ? ये अबिडजान में हुआ। अबिडजान कहाँ है? कोटे डे आइवर में है। कोटे डे आइवर एक कंट्री है। इस बार की थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। UNCCD मैंने आपको बताया इंडिया सिग्नेटरी है, और हमारी जो नोडल एजेंसी है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, and it sees the implementation of that convention. It is the sole legally binding international agreement to address desertification and effects of drought. तो ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट को देखता है और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करता है, और ये एक टाइप का लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका सेक्रेटेरिएट बॉन में है। बॉन कहाँ है? जर्मनी में। नाउ कमिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, टिश्यू कल्चर प्लांट्स। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं होता, एक गोल सी वो देखा होगा आपने, डिश लेते हैं उसमें टिश्यू उगाए जाते हैं। तो वो चाहे प्लांट सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ हो सकते हैं, और इनफैक्ट तो ऑर्गन्स भी उगाए जाते हैं। किससे? वो जो मीडिया होता है इसमें न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट से बनाई जाती है। शुगर का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, क्योंकि शुगर में अच्छा उगते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ऑफ कोर्स टिश्यू कल्चर प्लांट्स को उगाने की। इनफैक्ट तो ऑर्गन्स भी बनाए जा रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को, तो डिजीज़ फ्री प्लांट्स उससे बनाए जा सकते हैं। प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हाई क्वालिटी का बनाया जा सकता है, एंड जो प्रोडक्शन होगी वो काफ़ी तेज़ होती है इन प्लांट्स में। टॉप कंट्रीज इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया आर नीदरलैंड्स, USA एंड इटली अबाउट दिस टेक्नोलॉजी प्लांट्स, ठीक है। नाउ थैलेसीमिया एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर होता है और इनहेरिटेड, मतलब ये जेनेटिक है, इट इज़ जेनेटिक इन नेचर। एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है इन विच बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो है बॉडी पूरा बना नहीं पाती है, ठीक है। Thus the disorder results in large number of red blood cells being destroyed which leads to anemia। इससे जो है अनीमिया क्रिएट हो जाता है। That means there is a deficiency of iron and folic acid की गोलियाँ खाया करें। Now the next is monkey pox। तो monkey pox क्या है? It is a real viral infection caused by monkey pox वायरस होता है। ये एक ऑक्सीपोक्स वायरस का जीनस का होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, ये याद रखना है। एंड पोरकाइन वायरस होता है, एक टाइप का हर्पीज़ वायरस होता है। ये पूरी बॉडी में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा ये न्यूबॉर्न की नोज़ के पास पाया जाता है, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है, जिसको रिनिटिस भी बोलते हैं। ये पिग्स में बहुत कॉमन है, और ये जो है फैलता भी है पिग्स से। 8 टाइप के हर्पीज़ वायरस होते हैं दैट इनफैक्ट ह्यूमनली रेगुलरली, जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 and 2, ऐसे 8 टाइप के वायरस होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ दी नेक्स्ट वन इज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। स्वाइन का मतलब पिग्स से ह्यूमंस को होता है, अभी बहुत डेडली वायरल डिजीज़ नहीं है। बोर में तो इसमें एंड पिग्स को ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। कोई वैक्सीन नहीं है, 100% फर्टिलिटी रेट है कि मरना ही, अगर किसी बोर को ये हो गया तो उसका मरना लगभग तय है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं हम लोग भी इससे। नाउ अनदर इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, दैट इज सिड्स। सिड्स में क्या पाया गया बच्चों में कि एक BCHE होता है, दैट इज़ ब्यूटराइल क्लोराइन स्टेरिस। ये एक BCHE, कुछ भी आप कह लो, केमिकल था या कंपाउंड था, वो उन बच्चों में जिसमें कम पाया गया उनकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि इस BCHE से क्या होता है कि अगर मान लिया ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग है या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको स्लीप से जगा देगा। कभी कभार होता है ना कि अरे यार क्या हो रहा है, मेरी दिल की धड़कन बज रही है, बट जिसमें BCHE की कमी होती है उसे पता ही नहीं चलता, पता लग रहा है कोई उसे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के चलते उसकी मृत्यु हो गई। नाउ इसरो हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड बूस्टर HS-200। नाउ HS-200 क्या है? एक सॉलिड बूस्टर है, गगनयान प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। गगनयान प्रोग्राम क्या है? इसमें 2 अनमैन्ड मिशन होने हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि गगनयान मैंड ही है, एक मैंड मिशन होना है। इसमें हम जो है एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ा ऊपर तक भेजेंगे, जो काम आज तक सिर्फ US, रशिया और चाइना ने
किया है, लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजेंगे 2000 किलोमीटर या लेस में उनको, मतलब ऊपर छोड़ के थोड़ा दिन वहाँ रखेंगे फिर वापस ले आएंगे। ठीक है, लास्ट में इसमें ह्यूमंस को ले जाना है जो मैंड मिशन है। अभी इसकी अनमैंड मिशन था, अभी इनफैक्ट इसमें डिले भी हुआ था। नाउ HS-200 इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट्स। तो प्रोपेलेंट्स कैसे यूज़ होता है इसमें, सॉलिड, और कुछ GSL भी MK3 तक ही है। MK3 में भी वो 3 स्टेज प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज़ करता है, पहले में सॉलिड, फिर लिक्विड, देन थर्ड वन इज़ क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि जो गैसेज हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है और उनको ऊपर जाके यूज़ किया जाता है कि जिससे कि बूस्ट अच्छा मिले। नाउ इंडिया ने एक CCMB हैदराबाद में है, ठीक है, दैट इज़ सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोलर बायोलॉजी। उन्होंने एक mRNA फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के खिलाफ। mRNA स्टैंड्स फॉर, ऑफकोर्स RNA स्टार्ट्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, M इन mRNA स्टार्ट्स फॉर मैसेंजर, तो मतलब मैसेंजर, ये चलो भैया हम ले जाएंगे आपको जगह तक। तो mRNA वैक्सीन कुछ नहीं होती हैं, वो बॉडी को बता देगी कि ये प्रोटीन है और उसके अगेंस्ट इस प्रोटीन के अगेंस्ट ये इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करना है या ये एंटीबॉडी पैदा करनी है। तो वो जाते हैं प्रोटीन लेके, उस प्रोटीन को रिकग्नाइज करती है हमारी बॉडी और उसके खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जैसे कि एक ऑलमोस्ट एक वैक्सीन काम करती है ऐसे ही। नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पेंटानल वेटलैंड। पेंटानल वेटलैंड साउथ अमेरिका में है, इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये वर्ल्ड का। 3 कंट्रियों में फैला हुआ है, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड बोलिविया। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये था पेंटानल वेटलैंड, बस याद रखना कि साउथ अमेरिका में है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, नॉट वेटलैंड बट लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर कुछ नहीं है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर अचीव्ड बाय एडियाबैटिक इवेपोरेशन। नाउ एडियाबैटिक का मतलब होता है कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होता एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द एयर अंटिल द एयर इज सैचुरेटेड, मतलब वो अपना पूरा भारीपन या पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं है, तो मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उसमें राइज करेगी, ठीक है। कैसे नापते हैं इसको, थर्मामीटर इज रैप्ड with the it is measured by using a thermometer with bulb wrapped in wet muslin। मुस्लिन क्या होता है, कपड़े, वेट मुस्लिन एक टाइप का कपड़ा होता है, उसे गीला करके बांधते हैं, उस तरीके से इस वेट बल्ब टेम्परेचर को, इसीलिए इसको वेट बल्ब टेम्परेचर भी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों को नापता है, ठीक है। एंड इट कैन जब ये नापता है तो क्या होता है, हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स बॉडी की जो अपनी कूल करने की उसको क्षमता होती है उसको इफेक्ट करता है, उसको गिराता है। नाउ साइक्लोन असानी आया था, साइक्लोन असानी का नाम श्रीलंका ने दिया था। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं मैक्सिमम सस्टेन विंड्स एट नियर सेंटर के स्पीड से। अगर स्पीड जो है 61 किलोमीटर पर आवर या उससे लेस है तो वो एक टाइप का डिप्रेशन है, वो अभी साइक्लोन बना नहीं है। अगर 61 से 88 है तो वो अभी भी साइक्लोन नहीं बना है, अभी वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। बट अगर वो 89 से 220 के बीच में पहुंच गया तो वो सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म हो जाएगी, वो तब ऑलमोस्ट साइक्लोन बन चुका है। 180 से 220 में वो टाइफून बन जाएगा एंड 220 से ज़्यादा पे वो सुपर टाइफून बन जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होती है दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, है ना, ऑफ कोर्स बाय नेम इटसेल्फ बाय सजेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, वार्म ट्रॉपिकल ओशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, लो। विंड्स क्या होती हैं, हाई एंड हैवी होती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और बारिश बहुत तेज़ होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। फेवरेबल कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस एरिया, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि तभी तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड्स, ऐसा नहीं पता लग रहा यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे हल्की हवा, इस एल्टीट्यूड पे कम हवा चल रही है, इस एल्टीट्यूड पे फिर बहुत तेज़ चल रही है, तो वो क्या होगा, बिखर जाएगा। एंड अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस होती है, उससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ना ला लीना फीडिंग हीट वेव्स इन इंडिया, 2 टाइप के फिनोमिना होते हैं, एक होते हैं अनलिनो और ला लीना। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है ईस्टर्न पैसिफिक,
ईस्टर्न पैसिफिक जब हल्का सा गर्म हो जाता है तो अल नीनो होती है। अल नीनो में के टाइम पे क्या होता है कि बरसात पे बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स ला नीना एंड अल नीनो दोनों इफेक्ट करते हैं मानसून इंडिया के, बट जब अल नीनो होता है तो बारिश कम होती है, मानसून वीक हो जाता है भारतीय उपद्वीप के ऊपर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। बट जब ला लीना होती है तो ये जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से और कम हो जाता है, जिससे कि ला लीना होती है और मानसून जो है काफ़ी अच्छा होता है। बट ये देखा गया कि जो हीट वेव्स हैं इसको भी ये बड़ा इफेक्ट कर रहा है, और जो हीट वेव्स इंडिया में आती हैं ये इस ला लीना जो है इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। नाउ कमिंग टू द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, अभी अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राखी गरी में इवैक्यूएशन हुआ, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम मिला, कॉपर मिला, गोल्ड ज्वेलरी मिली, 2 फीमेल स्केल्टन मिली जिन बहुत सारी पोट्री मिली, उनके साथ ज्वेलरी मिली लाइक जेस्पर, अगेट बीड्स, शेल बैंगल्स, ये सब मिला। राखी गढ़ी जो है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ द साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय अमरनाथ ऑफ ASI, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हैविंग एंथ्रो एज ऑप्शनल। इसका फीचर क्या है, इट हैज़ अ प्लान टाउनशिप हैविंग मड ब्रिक एज वेल बर्न ब्रिक हाउस। तो यहाँ मड ब्रिक मतलब मिट्टी से बने ब्रिक, और उसको मिट्टी को जब जला देते हैं या उसको बेक करते हैं, बर्न ब्रिक हाउसेस दोनों हैं। ड्रेनेज सिस्टम तो आपको पता ही है कि हड़प्पा में ऑलमोस्ट या IVC में, या जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसमें पाया ही गया है। दस अ सिलेंड्रिकल सील विथ 5 हड़प्पन कैरेक्टर्स ऑन वन साइड एंड अ सिंबल ऑफ एन एलिगेटर ऑन द अदर, ये एक सील पाई गई। एंड अभी बजट 2020 में 5 आइकॉनिक साइट्स की बात की गई थी कि उन्हें अच्छा करना है, उसमें से राखी गढ़ी भी एक था, और अदर 4 थी हस्तिनापुर जो महाभारत का एक बहुत बड़ा टाउन है उत्तर प्रदेश में, शिवसागर इन असम, धौलावीरा इन गुजरात, नाउ धौलावीरा अगेन इज अ हड़प्पन साइट, एंड अदिला चलनूर इन तमिलनाडु। दिस वर दी 5 आइकॉनिक साइट्स। नाउ धाप डांस उड़ीसा में होता है, एक ट्राइब होती है उड़ीसा में, कंधा ट्राइब, ठीक है। ये धाप आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं फ़ोटो। कंधा ट्राइब उड़ीसा में रहती हैं, और ये डांस है, मैन एंड वुमेन दोनों नाचते हैं, और धाप जो है मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो यूज़ किया जाता है। नाउ मार्तंड सन टेम्पल आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। पहली बार यहाँ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का प्रायोजन किया गया बहुत सालों, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद, 30 साल के बाद। ये जो टेम्पल था आपका ललितादित्य थे, करकोटा डायनेस्टी के किंग थे, 8th सेंचुरी में बनाया गया था, और एक मुस्लिम रूलर थे सिकंदर बुस्ती खान, उन्होंने 15th सेंचुरी में इसको गिरा दिया था, ठीक है। इट्स बिल्ट इन अ स्क्वायर फील्ड यूजिंग लाइमस्टोन एंड पिलर्स इन ग्रीक पैटर्न। तो ग्रीक पैटर्न है इसका, और इसका जो पत्थर है वो लाइमस्टोन है, पिलर हैं अच्छे इसमें। एक टाइप का सन टेम्पल है। अदर सन टेम्पल जो फेमस है आपको बताइए कि कोणार्क में, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, मोढेरा इन गुजरात, बोरसाद सन टेम्पल हैं। नाउ आयरन एज, अभी क्या होता है कि देखो खोदते रहते हैं तो चीज़ें मिलती रहती हैं, तो आपकी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। तो किसी भी मतलब बहुत सारे कल्चरल सीक्वेंस होते हैं, तो एक कल्चरल सीक्वेंस को जो डिवाइड किया गया है वो माइक्रोलिथ, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, जहाँ पे स्टोन के टूल्स थे लेकिन छोटे थे, नियोलिथिक, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ये क्या है, 5 कल्चरल सीक्वेंस है बेस्ड ऑन सेरामिक्स, आयरन ऑब्जेक्ट्स, रॉक आर्ट, मेमोरियल स्टोन्स एंड इंस्क्रिप्शन। अब महिला दुमपराई एक साइट है, वहाँ पे माइक्रोलिथ मिले हैं 30,000 BCs एंड अर्ली हिस्टोरिक तक के 600 BC। तो उससे लग गया कि भाई जो तमिलनाडु में आयरन एज थी वो बहुत पहले से थी, और पहले से थी। तो क्या है कि इससे जो है एक टाइप का हिस्ट्री पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और डीपर हम चले जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह यूनिफॉर्म, देखो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होती कि आयरन एज मान लिया नॉर्थ इंडिया में अलग टाइम पे होगी और साउथ इंडिया में अलग होगी, ईस्ट में अलग टाइम पे होगी, वेस्ट में अलग टाइम पे होगी, क्योंकि चीज़ें पहुँचने में और कल्चरल डिफ्यूजन में बहुत टाइम लगता है। नाउ कमिंग टू द स्कीम सेक्शन, 2 स्कीम्स है हमारे पास। एक तो PM वाणी स्कीम थी, PM वाणी स्कीम को रेलटेल ने भी लॉन्च कर दिया। अब रेलटेल क्या है, एक मिनी रत्ना है, PSU है रेलवेज़ का, रेलवेज़ के बहुत सारे PSU हैं, जैसे IRCTC भी उनका एक PSU है, मिनी रत्ना PSU है रेलटेल। एंड PM वाणी स्कीम तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की है, जिसमें कि वो वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, है ना। और अभी वाई डॉट भी इन्होंने एक निकाला है मोबाइल ऐप, जिससे कि आप वाईफाई नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं रेलटेल का, ठीक है। देन एम प्राइम, दैट इज़ एम स्टैंड्स फॉर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एक नीति आयोग का प्रोग्राम है,
उन्होंने एक एम प्राइम प्ले बुक निकाली है टू हेल्प अकेडमिशियंस टू लॉन्च डीप टेक स्पिन ऑफ्स। उसमें वो अर्ली स्टेज साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ प्लेसेस इन न्यूज़ वर मोजाम्बिक, फर्स्ट इज़ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल है मपोटो। ये इसका इंडियन ओशन है। ये इनफैक्ट मेडागास्कर से, कॉमोरोस से और मेयोटे आइलैंड से मोजाम्बिक चैनल से डिवाइड होती है। ये मेडागास्कर है इधर, अगर आप देख पा रहे हो, ये मेडागास्कर है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज देख लेंगे क्योंकि ये तंजानिया है, इधर मलावी है, जाम्बिबिया है और जिम्बाब्वे है, ठीक है। नीचे इसके साउथ अफ्रीका एंड इधर ईस्ट वातनी भी लगती है। नाउ सेकंड इज़ फिलीपींस। फिलीपींस ये देखिए आप, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। चाइना, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया आ गया। लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। वियतनाम देखो कितनी लंबी कंट्री है, ऐसे साइड साइड में, चिली की तरह। इसको चिली भी बोल सकते हैं हम, एशिया का चिली कह सकते हैं वियतनाम को। कंबोडिया, ठीक है। ये मलेशिया, ठीक है। ये आपका ब्रुनई, छोटी सी कंट्री है बहुत। ब्रुनई के सुल्तान के बारे में आपने देखा होगा कई बार, बहुत अमीर आदमी है वो। इंडोनेशिया, और ये इधर सबसे बीच में इधर है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल ऑफ कोर्स मनीला है। काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है ये टूरिस्ट। और आर्कोपेलागो से बना है, मतलब स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं उससे मिलके बना है। ये साउथ चाइना सी ही इसके अराउंड है, फिलीपींस सी इसके अराउंड है इधर, ठीक है। और सुलू सी एंड सेलेबिस सी इसके अराउंड है। नाउ द नेक्स्ट प्लेस वाज लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि बुद्ध जयंती पे, जो अभी ऑफ कोर्स कपल ऑफ डेज बैक थी, वहाँ पे दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेंट टू नेपाल एंड ही, वहाँ पे एक सेंटर फॉर बुद्ध स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़ भी इस्टेब्लिश किया गया। तो लुम्बिनी में बुद्धा का जन्म हुआ था। ये मौर्यन एम्परर जो अशोक थे, उनके बहुत सारे पिलर्स थे, तो वहाँ से ही पता लगता है 249 BC में, ठीक है, कि बुद्ध का जन्म हुआ। और बाय दी, एंड हाउ वी नो इट, बाय द इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर इरेक्टेड बाय अशोका एम्परर। ऑफ कोर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्यम मार्ग सिखाया उन्होंने हमें, और हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप फॉलोइंग अस। बाय बाय।